हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर आपके साइंस के मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 को जो है करने वाले हैं। इसमें हम कुल जो है 40 क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ऑप्शन हमारा वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारा समतल दर्पण होता है, समतल जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका हमेशा जो है वह काल्पनिक होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। हम चाहते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण से। ऑप्शन हमारा अवतल दर्पण से, या समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। जो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब है वह आपके अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ऑप्शन हमारा सीधा, तिरछा, उल्टा या औंधा होता है। तो जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो जो है वो हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। और आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो वो हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, इससे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा। ऑप्शन हमारा पुतली के द्वारा, दृष्टि पटल के द्वारा, पश्चिमाभि के द्वारा, परितारिका के द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो आपका परिवर्तन किया जाता है वह किया जाता है आपके पश्चिमाभि के द्वारा, यानी सिलियरी पेशियाँ जो होती है उसी के द्वारा, सिलियरी मसल्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन में लाल, हरा, पीला या बैंगनी। जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें आपके बैंगनी रंग की किरण का झुकाव जो है अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। जो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए हम जो है प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्बों से प्रवाहित जो धारा है उसका मान क्या होगा। ऑप्शन में 0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर या 10 एम्पियर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.4 एम्पियर है हमारा। ऑप्शन में भी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर हम जो सेट 2 को कर रहे हैं, सेट 1 का वीडियो हम पहले जो है हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम जो मिक्सअप क्वेश्चंस को कर रहे हैं, यानी कि जो है आपको सारे लेसन, सारे चैप्टर्स यहाँ पर क्वेश्चंस को मिक्स करके प्रेजेंट किया गया है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण जो है वह यहाँ पे करण है। गतिशील कण यहाँ पर जो क्या होते हैं। ऑप्शन है परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी चालक तार से हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो गतिशील कण होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो अब इसके द्वारा उपभोक्त जो शक्ति होती है वह कितनी होती है। ऑप्शन हमारा 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट या 25 वाट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 25 वाट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो जो हमारी बैटरी होती है उससे होकर दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर फ्राइडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने या फ्लेमिंग ने। जो आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरक है इसकी खोज जो है वह फ्राइडे ने की थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी कि जो विद्युत जनित्र का सिद्धांत है वह किस पर आधारित है। तो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या विद्युत प्रेरित विद्युत पर, या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, या प्रेरित चुंबकत्व पर। जो विद्युत जनित्र का सिद्धांत है वह आपके विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। इस यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, ये ऊर्जा स्रोत ऐसे होते हैं जिन्हें हम जो पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर सौर ऊर्जा हो जाएगा, सोलर एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसे हम जो है पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर जीवाश्मी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवाश्मी ऊर्जा, यानी कि जीवाश्मों के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है वह जीवाश्मी
ईंधन, यहाँ पर सॉरी ईंधन, जीवाश्म ईंधन यानी कि जीवाश्म के द्वारा जो ईंधन प्राप्त होता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तम ईंधन क्या है? ऑप्शन हमारा कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या जैव गैस। तो यहाँ पर एक उत्तम ईंधन की बात हो रही है, तो उत्तम ईंधन की बात हो रही है, इसलिए हमारा यहाँ पर बायोगैस हो जाएगा, यानी कि जैव गैस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? यानी कि जब हम Zn+HCl की जो क्रिया कराते हैं, जस्ता और क्या ले रहे हैं, तनु यानी कि पतला होता है, आपका क्या होता है, तनु यानी कि पतला होता है, और जो सांद्र वर्ड होता है हम लोग देखते हैं सांद्र यानी कि गाढ़ा होता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है वह हमारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, Zn+Cl2, ZnCl2 और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। तो जो यह यौगिक है जो जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? यानी कोई तत्व जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और वह यौगिक जल में भी घुल जाता है, तो यह तत्व हमारा कैल्शियम हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? यानी कि जहाँ पर जो टूटने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं NaOH+HCl गोज़ टू फॉर्म NaCl+H2, यानी कि ये एक अपघटन की क्रिया जो है वह नहीं है, इसमें भी कोई जो रूपांतरित नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं KClO3 टूट कर हमारा KCl+3O2 बना रहा है, और यहाँ पर संयोजन की क्रिया हो रही है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में कौन लवण है? ऑप्शन हमारा HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। यहाँ पर जो है लवण की बात हो रही है, तो लवण यहाँ पर हमारा K2SO4 हो जाएगा, ये इसमें OH है तो ये दोनों क्षार हो जाएंगे, और ये अम्ल हो जाएगा, लवण हो जाएगा K2SO4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? यानी कि जो लाल तप्त आयरन पर हम Fe पर H2O यानी जलवाष्प को H2O को प्रवाहित करते हैं, तो हमें कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो आपको जो Fe3O4 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? Fe3O4। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? यानी कि हमारा शरीर जो है वह pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो है वह pH के 7 से 7.8 तक कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा 7.0 से 7.8 जो है राइट हो जाएगा। पॉइंट के बाद जीरो का जो कोई महत्व नहीं होता, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कैसे? ऑप्शन हमारा 22 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट या 12 कैरेट। जो शुद्ध सोना है इसको आपको जो है 24 कैरेट से जो है व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अधातु की हो रही है। और अधातु में कितने 3 शब्द है आपके, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पारा और ब्रोमीन जो है, दो में हम कन्फ्यूजन होते हैं, तो ब्रोमीन में भी जो 1 2 3 है वर्ड, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर अधातु की जगह, इसे आप लोग ध्यान रखना, अधातु की जगह अगर यहाँ पर धातु होता, तो धातु में कितने यहाँ पर हमारा अच्छे लेटर में 1 और 2, ठीक है, और पारा में भी 2, तो यहाँ पर इस धातु जो हो जाएगा तो पारा, और अधातु तो ब्रोमीन। अगला है हमारा क्वेश्चन, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जो सीसा और टीन का मिश्र धातु है इसे हम लोग सोल्डर कहते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? तो जो इथाइल अल्कोहल, इसे हम लोग जो है इथेनॉल भी कहते हैं, और इसका सूत्र होता है आपका C2H5OH। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। और ये मिथाइल अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल का सूत्र है CH3OH। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन नंबर CH4, C2H4, C6H6 या C3H8। यहाँ पर बात हो रही है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बी सही हो जाएगा, C2H4। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, यानी कि 3 बॉन्ड से जुटा होता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा C3H4। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, तो एरोमेटिक कैसा होता है? एरोमेटिक का स्ट्रक्चर जो आपका बंद प्रकार का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी राइट नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा C6H6, यानी कि बेंजीन जो है वह राइट आंसर। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो बंद प्रकार की होती है, तो यहाँ पर इसे आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? यानी कि आवर्त सारणी कैसे स्तंभ जो उदग्र होते हैं, वर्टिकल होते हैं, खड़े होते हैं, इन स्तंभों को जो आपको वो क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा वर्ग, आवर्त, अपरूप या कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के।
अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? ऑप्शन है हमारा अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या मिश्र धातु। जो आवर्त सारणी हमारा होता है पीरियोडिक टेबल, इसके प्रथम वर्ग के सदस्यों को जो हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु, अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? यानी कि अक्रिय तत्व जिसे नोबल तत्व कहते हैं, वो जाता है आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। क्या है हमारा हीलियम? हीलियम का संकेत He होता है, हाइड्रोजन का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? यानी कि विभिन्न क्रियाएं हमारे शरीर के जो अंदर होती है उसके फलस्वरूप जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जो यंत्र हमारे शरीर में होता है, जो सिस्टम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, मीन्स आपका उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? यानी कि जो कृत्रिम वृक्क है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक टाइप का किडनी होता है, जो अपशिष्ट उत्पाद जो होता है उसको ब्लड से, रक्त से किस क्रिया के द्वारा निकालता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस को हम देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आपका पुनरावशोषण, निस्यंदन, अस्तर या अपोहन। तो आप लोग के ध्यान के अपोहन को जो इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। और इसी क्रिया के द्वारा जो है वो अपशिष्ट पदार्थों को हमारे ब्लड से जो बाहर निकाल जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? ऑप्शन हमारा लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है आपका लीवर यानी यकृत। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है किसके कारण, किसकी कमी से? ग्वाइटर जो घेंघा रोग होता है इसको गलगंड भी कहा जाता है। ये हो जाता है आपके आयोडीन की कमी से, यानी कि जब आप आयोडीन युक्त नमक का सेवन नहीं करते हैं तब यह जो रोग हो जाता है आपके गले में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में बी जो है वह सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन यानी कि बर्डिंग के द्वारा जो आपका अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका हाइड्रा और ईस्ट में होता है। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रा ऑप्शन में यह है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जो कोशिका झिल्ली है आपकी वो एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसे हम लोग इंग्लिश में सेमी परमिएबल भी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की और यहाँ पर जो आपको हम 40 क्वेश्चंस कराने हैं, इसलिए वीडियो जो है थोड़ा लॉन्ग होते जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग को अगर रिजल्ट बेस्ट चाहिए तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है हमारा जॉनसन, लेमार्क, मेंडल या ग्रिफिथ ने। जो आपका जीन शब्द है वो आपके जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो मादा एनोफ्लीज होता है वह किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर आपका होता है मादा एनोफ्लीज, वह जो है वह प्रोजोइड का ट्रांसफर हमारे से शरीर के अंदर कर देता है। तो यह जो है वह आपके गंदा जल में पनपता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। और जो आपका डेंगू वाला मच्छर होता है, डेंगू वाला, वह जो है आपके साफ जल में जो है उत्पन्न होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है? यानी कि यहाँ पर आपको उन पदार्थों की बात हो रही है जो कि जैव प्रक्रम द्वारा जो बायोडिग्रेडेबल अपघटित हो जाते हैं, जिनको जो है जो कि नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन मेरे देख सकते हैं आप, सूखे घास पत्ते, यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किस पर जो निर्भर नहीं करते हैं। हमारा ऑप्शन ये जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर जो है हमने आपके साइंस के मॉडल सेट प्रैक्टिस के वो 2 को जो है सेट को कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। DLED एंट्रेंस एग्जाम की हर एक नोटिफिकेशन के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।